गुड मॉर्निंग 11th क्लास। बेटा आपका प्रत्यास्था वाला चैप्टर चल रहा है, तो जल्दी से एक बार उसको हम रिवीजन कर लेते हैं जितना मैंने आपको पिछले वीडियो में पढ़ाया। प्रतिबल प्रतिबल मैंने आपको बताया था कि 3 तरह के होते हैं, अनुदैर्ध्य, आयतन और अपरूपण। अगर किसी वस्तु पर बल लगाने से सिर्फ उसकी लंबाई में परिवर्तन होता है तो उस टाइम हम प्रतिबल जो लगता है उसको क्या बोलते हैं, अनुदैर्ध्य। और ये प्रतिबल जो है ये 2 तरह के होते हैं, एक तो तनन अगर लंबाई में वृद्धि हो, और एक होता है संपीड़न अगर लंबाई में कमी होती है। ठीक है। उसके बाद आयतन, अगर आयतन में चेंज होता है, और अपरूपण अगर वस्तु के रूप में परिवर्तन होता है। आयतन सेम रहता है बट रूप में परिवर्तन होता है। तो उसके लिए एग्जाम्पल जैसे आप ये देखिए कि बुक रखी हुई है, ठीक है, और बुक रखे होने पर हम इसको थोड़ा सा ऐसे मूव करें तो मूव करने पे आप देख रहे हैं कि इसका जो बेस है वो तो अपनी जगह पर ही रहा, सिर्फ इसके रूप में इस तरीके से हमने हिलाया तो इसके रूप में परिवर्तन हुआ, इसका आयतन वही रहा। तो इस टाइम जो प्रतिबल होता है उसको बोला जाता है अपरूपण प्रतिबल। नेक्स्ट टॉपिक विकृति पढ़ाई मैंने आपको। तो विकृति जैसे प्रतिबल 3 तरह के होते हैं, वैसे ही विकृति भी 3 तरह की होती है। अनुदैर्ध्य अगर लंबाई में परिवर्तन हो रहा है, आयतन अगर आयतन में परिवर्तन हो रहा है, और अपरूपण अगर रूप में परिवर्तन हो रहा है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात कि विकृति की कोई विमा नहीं होती, कोई मात्रक नहीं होता, क्योंकि विकृति जो है ये अनुपात होता है। लंबाई जैसे अगर हम अनुदैर्ध्य विकृति की बात करें तो लंबाई में वृद्धि बटे प्रारंभिक लंबाई। नेक्स्ट मैंने आपको हुक का नियम बताया था। तो हुक के नियम के अकॉर्डिंग क्या होता है कि प्रतिबल और विकृति एक दूसरे के अनुक्रमानुपाती होते हैं, पर मेन कंडीशन क्या है कि एक दूसरे के अनुक्रमानुपाती कब होते हैं, प्रत्यास्था की सीमा के भीतर या फिर लघु विकृतियों की सीमा के भीतर प्रतिबल और विकृति एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। और अगर हम यहाँ से अनुक्रमानुपाती का साइन हटा के कांस्टेंट लगा दें तो प्रतिबल बराबर कांस्टेंट इनटू विकृति, और उस कांस्टेंट को बोला जाता है प्रत्यास्था गुणांक। तो प्रत्यास्था गुणांक बराबर प्रतिबल बटे विकृति। अब क्योंकि प्रतिबल 3 तरह के हैं, विकृति 3 तरह की है, तो प्रत्यास्था गुणांक भी 3 तरह के होते हैं। सबसे पहला जो प्रत्यास्था गुणांक है वो होता है यंग प्रत्यास्था गुणांक, और इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं y से। तो यंग प्रत्यास्था गुणांक अनुदैर्ध्य प्रतिबल बटे अनुदैर्ध्य विकृति, इन दोनों के अनुपात को बोला जाता है यंग प्रत्यास्था गुणांक। y इज इक्वल टू अनुदैर्ध्य प्रतिबल बटे अनुदैर्ध्य विकृति। अब जो प्रतिबल होता है वो क्या होता है, एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले आंतरिक बल को अनुदैर्ध्य प्रतिबल कहा जाता है, यानी कि F/A। और विकृति क्या होती है, लंबाई में परिवर्तन बटे प्रारंभिक लंबाई। तो लंबाई में परिवर्तन बटे प्रारंभिक लंबाई। तो लंबाई में जब परिवर्तन है वो कब होता है, सपोज एक तार है हमारे पास, इस पर हम कुछ नीचे की तरफ वेट लटकाएं तो क्या होगा, इसकी लंबाई में परिवर्तन होगा। तो F इज इक्वल टू जो है वो किसके बराबर होगा, mg। और जो तार होती है वो कैसी होती है, वृत्ताकार होती है। तो वृत्त का जो क्षेत्रफल होता है A इज इक्वल टू क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, mg अपॉन पाई आर स्क्वायर, और ये डेल्टा L अपॉन L। ये यंग प्रत्यास्था गुणांक का फॉर्मूला होता है, y इज इक्वल टू mgl अपॉन पाई आर स्क्वायर इंटू डेल्टा L। और इसका मात्रक वही होता है जो प्रतिबल का मात्रक होता है, मतलब न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, क्योंकि विकृति का तो कोई मात्रक ही नहीं होता। और इसकी विमा ml-1 t-2। क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आ जाता है, यंग प्रत्यास्था गुणांक की परिभाषा, मात्रक तथा विमा बताइए। तो ये आपको अच्छे से पता होना चाहिए। अब नेक्स्ट है आयतन प्रत्यास्था गुणांक।
तो फिर से प्रतिबल और विकृति पे आ जाते हैं। प्रतिबल में अगर हम आयतन वाला प्रतिबल ले लें और विकृति में आयतन वाली विकृति ले लें, तो जो इन दोनों का रेशो होगा, अनुपात होगा, वो क्या रहेगा? आयतन प्रत्यास्था गुणांक। और इसको रिप्रेजेंट करते हैं बी से, आयतन प्रतिबल बटे आयतन विकृति। आयतन में जो चेंज होता है वो किसके होता है? वो होता है द्रवों के। कि हमने अगर कोई बाह्य बल लगाया, तो विरूपक बल लगाया, तो उसके एकांक क्षेत्रफल पर जो आंतरिक बल उत्पन्न हो जाता है वो द्रवों के लिए होता है। तो द्रवों के लिए जो P बराबर होता है वो होता है F/A। ये आप नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे कि दाब बराबर क्या होता है? F/A। तो यहाँ पर क्योंकि F/A आता है फॉर्मूले में, तो F/A की जगह हम आयतन प्रत्यास्था गुणांक में क्या लिख देंगे? डेल्टा P। आयतन में जो परिवर्तन हुआ दाब में, सॉरी। और आयतन विकृति बराबर डेल्टा V/V। और आप देख रहे हैं यहाँ पर मैंने साथ में माइनस लगाया, क्योंकि जब आयतन बढ़ता है तो दाब घटता है, या दाब बढ़ता है तो आयतन घटता है। इसके लिए सपोज हमारे पास एक सिलेंडर है, सिलेंडर में गैस भरी हुई है, ठीक है। तो गैस भरी होने से जब हम ऊपर, और ये ऊपर पिस्टन्स लगे हुए हैं, अब जब हम पिस्टन्स को नीचे की तरफ दबाएंगे, मतलब दाब बढ़ाया हमने, जब हम उस पर प्रेशराइज उसको करते हैं, तो क्या होता है? आयतन घट जाता है। या आप इस तरीके से समझिए जैसे किसी चीज में आप कॉटन भर रहे हैं, कॉटन भरने के लिए आप उस पर प्रेशर डाल रहे हैं, तो वो कॉटन क्या होगी? वो नीचे की तरफ जाएगी, आयतन घटेगा। तो दाब बढ़ाया, आयतन घट गया। और जब दाब हटाएंगे तो वो चीज क्या होगी? वो एक्सपेंड हो जाएगी, आयतन बढ़ जाएगा। तो इसलिए यहाँ पर माइनस का साइन आता है। माइनस का साइन एक्चुअल में क्या शो करता है? कि दाब बढ़ाया तो आयतन घट गया, और आयतन बढ़ाया तो दाब घट गया। और इससे रिलेटेड एक टॉपिक है संपीड़ितता। संपीड़ितता मतलब कंप्रेसिबिलिटी, कंप्रेस करना। तो संपीड़ितता जो होती है वो आयतन प्रत्यास्था गुणांक के व्युत्क्रमानुपाती होती है। बीटा इज इक्वल टू 1/b। आयतन प्रत्यास्था गुणांक को हम b से रिप्रेजेंट करते हैं, और संपीड़ितता को रिप्रेजेंट करते हैं बीटा से। इसको बोलते हैं बीटा। ये आपने पढ़ा होगा, रेडियो एक्टिव जो किरणें होती हैं 9th क्लास में आप पढ़ चुके हो। उसमें 3 प्रकार की किरणें निकलती हैं, अल्फा, बीटा, गामा। तो ये है बीटा। तो जो बीटा का फॉर्मूला हो जाएगा वो इसका ऑपोजिट, मीन्स डेल्टा V/-डेल्टा P/V। आयतन प्रत्यास्था गुणांक का मात्रक जो यंग प्रत्यास्था गुणांक का है या जो प्रतिबल का है वही मात्रक रहेगा, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। और क्योंकि हमने यहाँ पर डेल्टा P लिया है आयतन प्रत्यास्था गुणांक के लिए, तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर भी कह सकते हैं, या फिर इसको हम पास्कल भी कह सकते हैं। ये दोनों ही मात्रक आयतन प्रत्यास्था गुणांक के हैं। और संपीड़ितता का फिर मात्रक क्या होगा? इसका ऑपोजिट, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर की जगह क्या हो जाएगा? मीटर स्क्वायर पर न्यूटन। तो 2 तरह के प्रतिबल और 2 तरह की विकृति से हमने जो प्रत्यास्था गुणांक बनता है वो देख लिया। अब नेक्स्ट टॉपिक है, जो नेक्स्ट प्रत्यास्था गुणांक होगा उसमें अपरूपण प्रतिबल और अपरूपण विकृति को हमने लेना है, और वो है दृढ़ता गुणांक। हालांकि अब ये वाला टॉपिक आपके कोर्स में से डिलीट हो गया है, और इससे जो नेक्स्ट टॉपिक है पॉइजन अनुपात, वो भी डिलीट हो गया है। पर क्योंकि एक फ्लो में हम काम कर रहे हैं कि तीनों तरीके के गुणांक आप पढ़ रहे हैं, तो मैं इसको बता देती हूँ, बट ये आपको करना नहीं है अपने नोट्स में, ठीक है। तो दृढ़ता गुणांक को रिप्रेजेंट करते हैं ईटा से। इसको बोला जाता है ईटा, एन की टेल। अपरूपण प्रतिबल और अपरूपण विकृति के अनुपात को बोला जाता है दृढ़ता गुणांक, ईटा। ईटा इज इक्वल टू F/A/थीटा, और इसका मात्रक भी न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है। तो 3 तरीके के प्रतिबल, 3 तरह की विकृतियां और 3 तरह के प्रत्यास्था गुणांक होते हैं। अब एक टॉपिक इस चैप्टर में आपका रह गया है, और वो टॉपिक है प्रत्यास्था के अनुप्रयोग।
बाकी जो टॉपिक्स हैं इस चैप्टर में से डिलीट हो चुके हैं आपके। प्रत्यास्था के अनुप्रयोग से पहले जो भी टॉपिक्स हैं वो आपको नहीं करने हैं, हालांकि वो काफ़ी इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स थे और एग्ज़ाम में ज़रूर आता था, उसमें से मैं एक बार आपको बता देती हूँ, पर आप अपने नोट्स में नहीं करेंगे उनको क्योंकि वो आपके कोर्स में डिलीट हो गए हैं। दृढ़ता गुणांक भी डिलीट हो चुका है, ये आपको नहीं करना। फिर विभिन्न प्रत्यास्था गुणांकों में संबंध, अब क्योंकि जो दृढ़ता गुणांक है वही आपके कोर्स में नहीं है तो ये संबंध भी आपको नहीं करना है, ठीक है। इसके बाद विकृत वस्तु में संचित ऊर्जा, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक था और एग्जाम में ज़रूर आता था, पर अब ये संचित ऊर्जा वाला टॉपिक भी डिलीट हो गया है। लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का, वो है पदार्थ के प्रत्यास्थ व्यवहार के अनुप्रयोग, कि ये जो प्रत्यास्था है इसका यूज़ कहाँ पर होता है। तो जो भी बिल्डिंग्स वगैरह बनती हैं, जो भी डिज़ाइंस बनते हैं, मैप्स बनते हैं, उन सब में प्रत्यास्था का ध्यान रखा जाता है। अब वो कैसे रखा जाता है, इसके कुछ एग्जाम्पल्स आपकी बुक में दिए हुए हैं। देखिए, सबसे पहला है पुल का डिज़ाइन या धात्विक छड़ में अवनमन। अवनमन मतलब जो बीच में से कोई चीज़ मुड़ जाती है, जैसे कि देखिए एक छड़ दी हुई है, ये छड़ की लंबाई है L, और जब इस पर वेट लटकाया गया, दोनों साइड बाहर लटकाया गया, तो क्या हुआ, ये बीच में से आप देख रहे हैं ये मुड़ गई, तो इसको बोला जाता है अवनमन, डेल्टा। और ये जो अवनमन का फॉर्मूला होता है, अवनमन कोण डेल्टा का जो फॉर्मूला होता है वो इक्वल होता है W मतलब जो वेट हम किसी चीज़ पे लटका रहे हैं, L3, L है उसकी लंबाई, B है 4B है चौड़ाई, D3, D क्या है गहराई, और Y है यंग प्रत्यास्था गुणांक। बेसिकली जो अवनमन कोण है वो किस पर डिपेंड करता है, एक तो अगर लंबाई ज़्यादा हुई तो अवनमन, जो बीच में से ऐसे ये मुड़ गई है छड़, तो इसका मतलब अवनमन भी ज़्यादा हो जाएगा। और अगर चौड़ाई कम हुई तो अवनमन ज़्यादा होगा, चौड़ाई ज़्यादा होने से अवनमन कम हो जाएगा। और अगर गहराई और ज़्यादा हुई तो अवनमन भी और कम हो जाएगा। मतलब डेल्टा जो है ये B और D के व्युत्क्रमानुपाती है और Y के भी व्युत्क्रमानुपाती है। तो जब पुल का डिज़ाइन तैयार किया जाता है, ये चीज़ ध्यान रखी जाती है कि एक तो उसकी लंबाई कम और चौड़ाई और गहराई मेन, क्योंकि इसकी पावर 3 है, जितनी ज़्यादा गहराई होगी अवनमन उतना ही कम होगा, तो गहराई को बढ़ा दिया जाए। तो इसके लिए क्या किया जाता है, जो पुल में जो गार्डर डलते हैं, जो बीम्स डलती हैं, उनकी शेप कैसी होती है, आई के आकार की शेप होती है। तो आई के आकार की शेप बनाने से क्या फ़ायदा होता है कि ऐसी शेप बनाने से एक तो लंबाई कम हो गई, चौड़ाई ज़्यादा हो गई, और गहराई तो और भी ज़्यादा हो गई। तो गहराई बहुत ज़्यादा होने से और चौड़ाई ज़्यादा होने से, लंबाई कम होने से जो डेल्टा है, अवनमन है, इसका मान क्या हो गया, इसका मान कम हो गया। और हमें क्या चाहिए, Y भी ज़्यादा चाहिए, तो Y यंग प्रत्यास्था गुणांक जो है वो स्टील का काफ़ी ज़्यादा होता है, तो स्टील का यूज़ करते हैं हम पुलों के डिज़ाइन बनाने में, ये जो गार्डर या बीम बनाए जाते हैं उसको बनाने में। ये काफ़ी अच्छा एग्जाम्पल है, एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है। नेक्स्ट एग्जाम्पल भी अच्छा है, वो है क्रेनों की धात्विक रस्सियाँ। क्रेन आपको पता है क्या होती है, क्रेन जिससे भारी वस्तुओं को एक जगह से दूसरी जगह पे उठा के लेके जाया जाता है, तो उसमें काफ़ी मोटी रस्सी होती है, धातु की रस्सी होती है। अब वो जो धातु की रस्सी होती है उसका भार इतना होना चाहिए कि वो अपनी प्रत्यास्था की सीमा को पार ना करे। मतलब जितना वेट एक क्रेन से उठाना है उससे ज़्यादा उसकी प्रत्यास्था की सीमा होनी चाहिए, नहीं तो क्या होगा कि वेट उठाने पर उसकी रस्सी टूट जाएगी। इसका मतलब जो प्रतिबल है, जो उसने वेट उठाना है, वो क्या हो, प्रत्यास्था की सीमा से कम होना चाहिए। जैसे इसमें एक एग्जांपल लिया हुआ है कि माना कि रस्सी स्टील की बनी है तथा क्रेन अधिकतम 10⁵ किलोग्राम भार उठा सकती है और स्टील की प्रत्यास्था की सीमा 3 × 10⁵
8 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होती है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसमें कैलकुलेशन करके बताया हुआ है कि R जो है वो मिनिमम क्या हो, 3.2 सेंटीमीटर। मतलब 10 की घात 5 किलोग्राम भार को उठाने के लिए जो स्टील की रस्सी हम यूज़ कर रहे हैं उसकी त्रिज्या कैसी होनी चाहिए, 3 सेंटीमीटर। तो एक तो इसका ध्यान रखते हैं और एक इस चीज़ का भी ध्यान रखते हैं कि जो रस्सियाँ उसमें यूज़ होती हैं क्रेन में, वो एक मोटी रस्सी की बजाय पतली पतली रस्सियों को गूंथ कर मोटी रस्सी बना दी जाए, ताकि जो वो प्रत्यास्था की सीमा हो वो बढ़ जाए। तो ये दोनों एग्जाम्पल्स अच्छे हैं, इम्पॉर्टेंट हैं। बाकी 2 और एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं, इनको सिंपली आप रीड कर लेना। अब आपका ये चैप्टर ख़त्म हो गया।